आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति। ऋग्वेद काल में समाज की क्या स्थिति थी, अर्थात ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ऋग्वेद से ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की व्यापक जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद से स्पष्ट होता है कि आर्यों का जीवन बहुत ही व्यवस्थित था। इस संदर्भ में स्मिथ ने कहा है कि ऋग्वेद अस्थायी रूप से निवास करने वाले एक जनसमूह, व्यवस्थित समाज और पूर्ण विकसित संस्कृति की ओर संकेत करता है। अब अगर हम इसको विभिन्न बिंदुओं के आधार पर देखें तो पहला है परिवार। तो परिवार ऋग्वैदिक कालीन समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। ऋग्वैदिक कालीन परिवार प्रतिशतात्मक होते थे। परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता था तथा परिवार के मुखिया का संपूर्ण परिवार पर पूर्ण नियंत्रण होता था। परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया की आज्ञा का पालन करते थे और यह संयुक्त परिवार में रहते थे। अगर अगला देखें विवाह एवं स्त्रियों की दशा, तो वैदिक कालीन समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। समाज में साधारण एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, परंतु बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी, अर्थात बहुपत्नी प्रथा में कोई रोक नहीं थी। विवाह के बिना जीवन अपूर्ण माना जाता था। लड़के व लड़कियों को अपने लिए पत्नी अथवा पति चुनने की पूर्ण अनुमति होती थी। विवाह के समय वर पक्षी लोग कन्या के घर जाते थे और वहां उनका आदर सम्मान होता था और पुरोहितों के द्वारा वर वधू को अग्नि परिक्रमा कराकर विवाह कार्य संपन्न किया जाता था। अब अगर हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा, तो इन स्त्रियों की दशा काफ़ी सम्माननीय रही है, जिसमें स्त्रियों को पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां सार्वजनिक उत्सवों में भाग ले सकती थी, धार्मिक एवं सामाजिक कृत्य करती थी। स्त्रियों की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया आदि, अर्थात कहना चाहिए ऋग्वैदिक कालीन में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी रही थी। अब अगर हम अन्य कारण की बात करें तो वह है वर्ण व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी अथवा नहीं, इस विषय में थोड़ा मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में इस समाज की वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात यह भी माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त बाद में जोड़ा गया है, अर्थात हमें ऋग्वेद में ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्दों का ही उल्लेख मिलता है, अर्थात जो पूजा पाठ कराता था वह ब्राह्मण और जो युद्धों में भाग लेता था वह क्षत्रिय कहलाता था। अर्थात इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं था बल्कि कर्म पर आधारित था। अगर भोजन व पेय पदार्थ की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से उनका जो भोजन था अन्न, दूध से बने हुए पदार्थ जैसे मक्खन, दही, मट्ठा, घी आदि, और अनाज को पीसकर व पकाकर उनके प्रयोग में लाया जाता था। और यहाँ सब्जियों का भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। गाय को पवित्र माना जाता था, अर्थात उनका मांस नहीं खाया जाता था। और ऋग्वैदिक काल में दूध के प्रमुख पेय पदार्थ था, लेकिन सोम और मदिरा रस का भी उपयोग किया जाता था। अब अगर हम वेशभूषा की बात करें तो वैदिक कालीन आर्यों में वेशभूषा साधारण थी। स्त्री और पुरुष प्रायः समान प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उनके प्रमुख वस्त्र वास और अधिवास कहे जाते हैं। वास कमर के नीचे पहना जाता है और अधिवास कमर के ऊपर पहना जाता है। अब अगर इनकी आवास की बात करें, अर्थात इनके घरों की बात करें, तो ऋग्वैदिक कालों में आर्यों के जो मकान थे वह साधारण तौर पर हुआ करते थे, जो कि सामान्यतः मिट्टी और बांस के बने होते थे। अगर मनोरंजन के साधन की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन में जो आर्य लोग थे वे काफ़ी विनोद प्रिय लोग थे, जो कि आर्यों के मनोरंजन के साधन मुख्यतः नाचना, गाना, रथों की दौड़, पासा खेलना, शिकार करना, बांसुरी बजाना, बीड़ा, नगाड़े आदि का प्रयोग करना, यह मनोरंजन के प्रमुख साधन रहे हैं। औषधि का ज्ञान ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को औषधि का भी पर्याप्त ज्ञान होता था। ऋग्वेद में चिकित्सकों का भी उल्लेख मिलता है। चिकित्सकों के सम्मान
की दृष्टि से देखा जाता था। जड़ी बूटी का ही प्रमुख रूप से औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऋग्वेद में शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है। अब अगर शिक्षा की बात करें तो ऋग्वेद में उपनयन संस्कार, शिक्षा के प्रारंभ हेतु किया जाने वाला संस्कार को स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता